क्लास इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपसे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की। और ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म को अच्छी तरह से लर्न करने से पहले आपको ये पढ़ना है यहां पर क्लास कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी या उसकी नीड क्यों थी या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो क्लास दो चीजें आपको यहां पर क्लियर करना है। पहले आपको मैं एक माइंड सेट कर देना चाहता हूं कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, मान चलो 2008 में भी आया, यूएसए में आया, इसके पहले 99 में 1990 में इंडिया में अपनी कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो जब फाइनेंशियल क्राइसिस था 1991 में, तो उस पॉइंट को माइंड में रखते हुए कि इंडिया में 1991 में हमारे देश में रिसेशन था, तो उसका रीजन क्या था और उसके रीजनों में जितने भी रीजन्स थे उस टाइम हमारी इकोनॉमी को डाउन होने में, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन था उस इकोनॉमी को रिसेशन में लाने में। तो एक मैं आपको ब्रीफ हिस्ट्री दे रहा हूं, तब आपका पूरा जो चैप्टर है वो माइंड में कवरअप हो जाएगा। क्योंकि देखो क्लास, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और पॉइंट को लर्न करना इतना आसान नहीं होता। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप रीजन ढूंढना है। आप जैसे आपको बताता क्लास की, अगर आपको ये ढूंढना है कि यार आपको क्या प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम आई क्यों, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए आप कौन सा स्टेप लेंगे, यही है। 1991 से पहले हमारी कंट्री में कुछ बहुत ज्यादा बैरियर थे, बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब थी। हम ओपन इकोनॉमी में नहीं थे तब, इसके पहले हम लिबरलाइजेशन पॉलिसी नहीं थी। तो थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जब हम 1991 की बात करते हैं, 1990 की मंदी की बात करते हैं, तो उस टाइम क्या था क्लास कि हमारी कंट्री का जीडीपी बहुत लो हो गया था। ध्यान समझना, जीडीपी बहुत लो चला गया था। हमारा जो फाइनेंशियल एसेट्स था, फाइनेंशियल एसेट मार्केट यानी कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों क्रैश हो चुके थे। तीसरी बात यहां पे थी कि हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई था और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई था। तो अनएम्प्लॉयमेंट हाई था, रिसेशन मतलब ज्यादा इन्फ्लेशन थी। हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं थे, यानी कि हमारे कंट्री का जो कैपिटल अकाउंट था और करंट अकाउंट था, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट हो चुका था, यानी कि हमारे पास फाइनेंशियल रिजर्व नहीं थे। आरबीआई के पास विदेशी करेंसी नहीं रह गई थी। तो अगर फाइनेंशियल रिजर्व नहीं रहेगा तो कोई कंट्री आपको एक्सपोर्ट नहीं करेगी। एक्सपोर्ट तभी करती है जब आपके पास रिजर्व होता है, यानी कि आपका इंपोर्ट तभी कर सकते हैं। तो हमारे पास एक दिन का भी इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। हमारी इकोनॉमी टोटली तरह से डूब चुकी थी। उस टाइम एक बात आई कि हमने वर्ल्ड बैंक से या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या अदर कंट्री से हमने उनसे हेल्प मांगी, यार मुझे कुछ पैसे दे दो, हमारी कंट्री बहुत रिसेशन में जा रही, तो हमें अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए मुझे फंड चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए। मतलब हमने फंड की रिक्वायरमेंट किया फॉरेन कंट्री से। तो फॉरेन कंट्री में यानी कि जो रिजर्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से हमने वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगा, आईएमएफ से मैंने पैसा मांगा, तो उसने मना कर दिया, बोला हम आपको फंड नहीं प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है ऐसा है कि कुछ नहीं पता कि आप पैसे वापस कर पाओ या ना कर पाओ। तो लेकिन उसने एक कंडीशन पे फंड को प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो गया, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ। वो कहता कि आपको एक कंडीशन पे आपको लोन्स प्रोवाइड करूंगा, यानी कि जिसे हम डेट मार्केट बोलते हैं। जब फॉरेन कंट्री से गवर्नमेंट लोन लेती है और गवर्नमेंट अगर डिफॉल्ट हो जाए तो सोवरेन डेट उसको बोलते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो इंडिया के पास भी ऐसा हुआ था 1991 में कि उसके अपनी दूसरी कंट्री का पैसा वापस करने के लिए भी पैसा नहीं थे। तो ऐसा क्यों आया, ये रीजन तो थोड़ा सा समझ लेना। अब मुझे ये बताना है कि उन्होंने क्या कंडीशन रखी। उन्होंने कंडीशन रखी कि भैया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में हमारी कंट्री में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 चीजें इंक्लूड कर लिया क्लास। उसने बोला सबसे पहले कि यार आप अपनी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज कीजिए। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जो ढांचा है, यानी कि कैपिटल मार्केट का, मनी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, और इसके साथ साथ आपने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं किया था।
तो आपके यहाँ प्राइवेटाइजेशन नहीं था हमारे पहले 91 से पहले, और हम ग्लोबलाइजेशन हमारी इकोनॉमी में नहीं था, यानी कि हम बहुत सारा बैरियर लगा रखे थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे कि कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में, कि फॉरेन कंट्री की जो इंस्टीट्यूट हैं वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम थी। यस, एलपीजी पॉलिसी, लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, पॉलिसी, तो उसको प्लस हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की बात किया, कि वर्ल्ड बैंक ने बोला कि आप अपनी कंट्री में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट चेंज कीजिए। जो आपकी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है, यानी कि गवर्नमेंट का ज्यादा प्रेशर है, आपने आरबीआई को फ्रीडम नहीं दे रखा है, यानी कि हर तरीके से गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, कंट्रोल कर रखा था इकोनॉमी को अपने पावर में, तो वहां पर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। तो कुल मिला के उसने बोला कि आप स्ट्रक्चर चेंज कीजिए एंड स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम, मतलब आपको अपनी इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ेगा। अब स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम क्या था क्लास, उसको बोलते हैं लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ग्लोबल वर्ल्ड के हर कंट्री से आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, ठीक है, वर्ल्ड की हर कंट्री से आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है। और वेट कर लेना प्लीज, अगर ब्लर हो रहा तो। बेटा मैं दूसरा नेटवर्क देता हूं, आई होप क्लियर हो रहा होगा। बेटा मैंने फोन से कनेक्ट कर दिया है, देखना क्लियर हो गया तो बताना। यस, तो क्लास देखिए, हमें ये बताना था कि आपको एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट करने की बात किया। तो एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशंस, और इसके बाद प्राइवेटाइजेशंस और ग्लोबलाइजेशन, ये तीन वर्ड आते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था कि गवर्नमेंट को लिबरल होना पड़ेगा, बहुत सारा बैरियर लगा रखा था। तो गवर्नमेंट ने क्या, उसने बोला कि वर्ल्ड बैंक ने कि आप अपना हर सेक्टर ओपन कीजिए, मतलब आप बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे बैरियर लगा रखे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में बैरियर लगा रखे हैं अपना, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत सारा टैरिफ इन्वॉल्व कर रखा है आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी बना रखी कि कोई और इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है कि हमें हर सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए उसने बोला। तो इसीलिए 1991 में हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, क्योंकि हमने 1991 में इंडस्ट्रियल सेक्टर को ओपन कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1991 की पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी 1991 की पढ़ते हैं, बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग रिफॉर्म 1991, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म 1991। यानी कि हमने क्या किया, हमने अपनी इकोनॉमी के सारे सेक्टर को ओपन कर दिया। इसका मतलब हमने उसमें चेंजेस लाए। अच्छा, तो यानी कि हम बोलेंगे कि जो गवर्नमेंट ने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट किया उसके 4 पार्ट थे क्लास, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबराइजेशन। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये 3 वर्ड, ग्लोबल, प्राइवेट और लिबरल, ये तीनों सेक्टर हमने अपने फाइनेंशियल मार्केट में ओपन कर दिए। पहले बहुत बैरियर था। तो कहने का मतलब है कि एक नया वर्ड आपके सामने लेके आ रहा हूं कि वाई वी नीड रिफॉर्म, या हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो आपकी बुक्स में देखना, पहला ही पेज देखना, पहले तो थोड़ा सा एलपीजी के पॉलिसी का डिस्कस किया है, इसके बाद सेकंड पैराग्राफ देखिए, नीड फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म। तो वो कहता है कि हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की। तो आपको 2 चीज क्लास पहले से पता है कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का मतलब यहां पर है कि मनी, मतलब बैंकिंग सेक्टर यानी कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, ध्यान समझना। और कैपिटल मार्केट में क्या रिफॉर्म करना है, इंस्ट्रूमेंट, इंटरेस्ट रेट वगैरह,
और जितने भी तरह के डेरिवेटिव हैं, जितना तरह की मार्केट है उसको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट आ जाता है। और इसी तरह से अब हम बात करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में, तो बैंकिंग सेक्टर में जो जो प्रॉब्लम थी और कैपिटल मार्केट यानी मनी मार्केट में जो प्रॉब्लम थी उसी को सॉल्व करना था। तो हमने यहां पर कुछ पॉइंट जो है मेंशन कर रखे हैं, जैसे कुछ वर्ड हैं, इसको समझ लो, अच्छी तरह से समझ लीजिए। बस कहता चाहिए कि हमें फाइनेंशियल स्टेटस रिफॉर्म की इसलिए रिक्वायरमेंट पड़ी क्योंकि हमें हमारी कंट्री में लेक ऑफ कंपटीशन था। लेक ऑफ कंपटीशन मतलब होता है कि चाहे मनी मार्केट हो चाहे कैपिटल मार्केट हो, दोनों मार्केट में अगर कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन का इन्वायरमेंट है, तब तो वो मार्केट बहुत तेजी से रन करता है। अगर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट नहीं है तो वो प्रॉफिट में वो इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट में नहीं जाता है। तो 1991 से पहले हमारी कंट्री में क्या था कि बहुत सारा बैरियर थे, इस करके वहां पर कंपटीशन नहीं था। क्योंकि कैपिटल मार्केट में 1991 से पहले फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जैसे, और जितने तरह के आज की डेट में जितने हमारे कंट्री में बैंक्स हैं ना, विदेशी बैंक हैं, इतना पहले नहीं होते थे क्योंकि लिबरलाइजेशन होने के बाद इतने बैंक आए। तो कहने का मतलब है कि एक कंपटीशन इन्वायरमेंट को डेवलपमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए जरूर पड़ी। दूसरा है लो कैपिटल बेस, यस डोमेस्टिक कंपटीशन कह सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक कंपटीशन का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी में अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन की वजह से ही कैपिटल मार्केट मनी मार्केट रन करेगा। क्योंकि कैपिटल मार्केट कोई भी कंट्री का जो वहां की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा है लो कैपिटल बेस, हमारी कंट्री का जो कैपिटल बेस था बहुत लो था, चाहे बैंक हो चाहे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उनका जो कैपिटल एडुकेसी है यानी कि जो पूंजी है जिससे बैंक कारोबार कर रहा है बहुत कम होता था। 500 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 400 करोड़, यही था पहले। इतने बैंक नहीं थे, बैंक थे भी तो इतने बहुत इफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे थे। तो यानी कि लो कैपिटल बेस था, उन बैंकों की, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लो प्रॉफिटेबिलिटी थी, रेयर चांस में ही प्रॉफिट आता था। हाई ट्रांजैक्शन कास्ट, मतलब उस टाइम इतने ट्रांजैक्शन कास्ट हाई होती थी, इसको हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं अभी। नो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, अगर बैंक फेल हो जाता है तो उसको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं था कि किस तरह से बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिस्क को मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, कोई प्रॉपर उसके पास कंट्रोलिंग अथॉरिटी या प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था। लोन डिफॉल्ट, उस टाइम बहुत लोन्स डिफॉल्ट होते थे। ठीक है, लोन डिफॉल्ट का मतलब जैसे आपको बताया था कि क्यों ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है मार्केट में। जब असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन ही तो वहां पर मोरल हजार्ड और ये एडवर्स सिलेक्शन आपने पढ़ा था, तो उस केस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोन डिफॉल्टर निकल रहे थे। तो उस टाइम लोन डिफॉल्टर हो उसकी रिकवरी का कोई चांस नहीं था। तो यानी कि एनपीए मतलब लोन डिफॉल्ट की वजह से हर बैंक का एनपीए बहुत हाई हो गया था, तो एनपीए को कम करना था। दूसरा कह सकते हैं वीकिंग ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल एंड फंक्शन, मैनेजमेंट कंट्रोल बड़ा वीक था। क्यों? क्योंकि कैपिटल मार्केट में उस टाइम जो है सेबी नहीं था और आरबीआई को इतनी पावर नहीं थी। तो आरबीआई को होलसेल अथॉरिटी थी, लेकिन उस पर गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता था। रेड टेप सुनते होंगे, लाल फीताशाही, यानी कि पॉलिटिशियन ज्यादा इन्वॉल्व होते थे। तो इसकी वजह से क्या है कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑन कंट्रोल, मनी मार्केट पे कंट्रोल और कैपिटल मार्केट पे कंट्रोल जो है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो कि कंट्रोल करके प्रॉपर रन कराए। हाई सीआरआर एसएलआर, उस टाइम बैंक का सीआरआर एसएलआर बहुत ज्यादा हाई होता था। ठीक है, और कस्टमर सर्विस बहुत पुअर थी, और कह सकते हैं टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी। तो कहने का मतलब है कि अगर फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो ये सब प्रॉब्लम थी, और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि अगर किसी कंट्री में जैसे रेगुलेशन की बात करते थे, क्योंकि ये इनकी वजह से, हाई सीआरआर की वजह से, हाई डिफॉल्टर की वजह से, बेटर मैनेजमेंट ना होने से, बेटर टेक्नोलॉजी ना होने से, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ना होने से क्या होता था, रिस्क को मैनेजमेंट ना होने से क्या हुआ, फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट प्रॉपर रन नहीं कर पा रहे थे।
और उस तरह से जितने पहले इंस्ट्रूमेंट थे, अभी ये कॉल मार्केट अभी आया, मतलब अभी जितने तरह के इंस्ट्रूमेंट मार्केट में हैं, कॉल मार्केट, कमर्शियल पेपर, सीडी, जितने भी चीजें हैं, जितना इफेक्टिवली अब वर्क कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, हम कहना चाहते हैं कि हमें फाइनेंशियल सेक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो ये पॉइंट्स हैं जैसे हम बोलेंगे कि इन पॉइंट के बेस पे कि हमें रिक्वायरमेंट पड़ी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है क्लास कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो चाहे तो आप इसी पॉइंट को दूसरे तरीके से लिख देंगे तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि देखो आप बीमार हैं और बीमार हैं तो आपको दवा की जरूरत है। तो इसी तरह से अगर ये सेक्टर्स बीमार है, क्राइसिस में है, प्रॉब्लम में है, तो ये प्रॉब्लम कौन कौन सी है? अगर आप बीमार है तो आपको फीवर है, टाइफाइड है, कलरा है, कितनी तरह की डिसीजेस हैं, ये सारे डिसीजेस हो गए। और इन डिसीजेस को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही क्या है आपका, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट आपसे बनाएं तो क्लास देख लेना, आपका जो ये पेज है इसमें ब्रैकेट में देखना, मेन एंड सब ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस 1991, ये देखना जो आपका बना हुआ है। ठीक है, इसमें इसी में से मैंने कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर लिए हैं, आप बहुत सारा पॉइंट बना सकते हैं, मैं सारे पॉइंट को एक में समराइज कर सकता हूं। देखिए, सबसे पहली बात थी कि हमारा रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। पहला था कि हमें कंपटीशन को बढ़ाना था, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा? डाइवर्सिफाइड होगा। डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है कि कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट में बहुत सारा डाइवर्सिफाइड करने की बात करता है। यह नहीं कि सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट है, जैसे पहले CRR या SLR था। ठीक है, एक्सेस रिजर्व रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, या मनी के कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट थे उसके पास, मतलब कहने का मतलब मार्जिनल लैंडिंग फैसिलिटी या स्ट्रेचेबल लिक्विड रेशो के बाद कुछ और भी एक्सेस रिजर्व रखना पड़ता था। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि आपको डाइवर्सिफाई करना है। अगर कैपिटल मार्केट की डाइवर्सिफाई की बात करें तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे डेब्ट मार्केट हो गया, इक्विटी मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर हो गया, ठीक है, कॉल ऑप्शन, बाय ऑप्शन, कहने का मतलब इसको ओपन करने की बात कर रहा है। डाइवर्सिफाई किया जाए, अंडरलाइंग एसेट को चेंज किया जाए, ठीक है, उसकी बात करता है। हमारा टारगेट था, रिफॉर्म लाने का टारगेट यही था कि इकोनॉमी को कैसे बूम किया जाए, क्योंकि हमारी सिचुएशन 1991 में क्या थी, हम बहुत रिसेशन में गए थे, हमें उसको इंप्रूव करना था। अगला क्लास ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब क्या है कि कुछ पावर दी जाए। पावर का मतलब होता है कि आरबीआई होल सोल अथॉरिटी को बना दिया जाए। तो इस टाइम क्या हुआ था, आरबीआई बनाई गई, आरबीआई को बहुत सारी पावर दी गई, ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया कि आरबीआई खुद डिसीजन लेगी। इसमें गृह मंत्रालय क्या बोलते हैं, मतलब सरकार इन्वॉल्व नहीं होगी डिसीजन लेने में। बैंक रेट को घटाना है, नहीं घटाना है, CRR को घटाना है या नहीं घटाना है, या हाउसिंग लोन कितना देना है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लोन देना है कि इंडस्ट्री को लोन देना है, डाइवर्सिफाई करना है, लेकिन उसको ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया। वो क्या एक्सचेंज रेट रखेगा, कब वो इकोनॉमी को, कब वो करेंसी को डिवैल्यूएट करेगा, कब करेंसी को की वैल्यू को घटाना चाहता है। तो यानी कि कहने का मतलब मेरा यहां है, और वो किस सेक्टर को ओपन करना चाहता है। ऑटोनोमस का मतलब है कि वो प्राइमरी डीलर को अथॉरिटी दे रहा है, या म्यूचुअल फंड ओपन कर रहा है, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट को ऑथराइज कर रहा है, यानी कि उसके पास पावर होनी चाहिए। या न्यू ब्रांच ओपन करना है, न्यू बैंक खोलना है, न्यू बैंक की नए रूल रेगुलेशन लाने हैं, तो ऑटोनोमी की बात करता है। ऑटोनोमी सिर्फ मनी मार्केट की बात नहीं कर रहा है, कैपिटल मार्केट की बात करता है। कैपिटल मार्केट में क्लास करने मतलब है कि यहां पर सेबी बनाया गया, सेबी को भी पावर देनी चाहिए कि सेबी को किस तरह से ऑथराइज किया गया। अगला क्लास कि टू इंश्योर करना है क्या कि मार्केट में इफेक्टिवनेस आए, अकाउंटेबिलिटी आए। अकाउंटेबिलिटी, अगर अकाउंटेबिलिटी होती तो क्या होता, नीरव मोदी पैसे लेके भाग जाता। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बैंक की, हर मैनेजर की, हर ब्रांच की जिम्मेदारी है। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि वो प्रॉफिट का अपना प्रॉपर तरीके से शो करे, बैलेंस शीट को,
ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी एंड रेट ऑफ रिटर्न्स, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता था पहले, अभी बैंक में फ्लक्चुएशन करने की बात किया कि ये मार्केट के अकॉर्डिंग अलग अलग, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न्स को इंक्रीज करने की बात करता था। फिर कहता है टू इंश्योर करना है रेशनलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ स्ट्रक्चर। आप इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर पढ़ चुके होंगे, सेगमेंटेड परफेक्ट सब सारा पढ़ चुके होंगे। तो जो स्ट्रक्चर है कंट्री का था उस टाइम, उसको बोला कि इसको रेशनलाइज बनाओ, एक अकॉर्डिंग टू मार्केट बनाओ, लोगों की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चलो, ना तो ज़्यादा हाई रखना है ना तो ज़्यादा लो करना है, क्योंकि इससे बैंकों की भी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे और कंज्यूमर का यानी कि बारोवर और लेंडर के भी मतलब बैलेंस बना रहे, इसकी बात करता था क्लास। टू बिल्ड करना था क्या, सुपरविजन, जैसे आरबीआई को सुपर अथॉरिटी बना दिया गया, ये करना था। सेबी को स्टॉक मार्केट का कैपिटल मार्केट का सुपरविजन दे दिया गया। ऑडिट, उनकी ऑडिट करना, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, और लीगल मैटर यानी कि अगर लीगल मैटर मिलता है, कोई डिस्प्यूट होता है, उसको सॉल्व करने का अथॉरिटी जो है डिस्पर्सल क्या होगा, वो आरबीआई हो गया। पहले कहने का मतलब है कि लीगल मैटर में कुछ बात फंसती है तो उस सबको क्या ऑब्जेक्टिव यही था कि किस तरह से रिफॉर्म लाया जाए। टू इंस्ट्रूमेंट मॉडरेट करना है, इंस्ट्रूमेंट को मॉडरेट करना है। कौन से इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट एंड कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को मॉडरेट करने की बात करता है क्लास। अगला करता है इंप्रूव डायरेक्ट कंट्रोल पॉलिसी, डायरेक्ट कंट्रोल पॉलिसी को इंप्रूव करना था। डायरेक्ट कंट्रोल कैसे होता था, एक्शंस मोरल सेशन आपने पढ़ा था कि जब हम पढ़ाए थे मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट, तो वहां पे एक को क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट यानी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया था। तो जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है वो डायरेक्ट कंट्रोल करने की बात करता है, तो आरबीआई को ये पावर देना चाहिए। अच्छा, कुल मिला के मेरा सेंस यहाँ पर यह क्लास है कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ये प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक टारगेट बनाया, इस टारगेट को अचीवमेंट करना है। लेकिन आपको दो चीजें समझना है कि ये जो हमारे टारगेट हैं, ये जो हमारी प्रॉब्लम है, कहीं न कहीं इन चीजों से लिंक करती है, इन चीजों को लिंक करती है। यानी कि ऑब्जेक्टिव जो रिफॉर्म ला रहे हैं आप, जो आपका ऑब्जेक्टिव है यही है। हमने क्या किया, सिंपल सा मुझे आपको ये बताना क्लास कि जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म था, उस फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की नीड क्यों पड़ी और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, और उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो हमने चेंजेस ला रहे हैं वो था स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट और स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम। इसके तहत हमने क्या किया था कि अब ये सारे जो फैसले हैं, हमें प्राइवेट बैंक को भी इन्वॉल्व कर लिया, हमने फॉरेन सेक्टर भी ओपन कर दिया। कोई विदेशी कंपनी, विदेशी बैंक, विदेशी इंस्टीट्यूशन चाहे वो शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता है, और दूसरी बात की जितने भी कोई भी विदेशी बैंक हमारे यहाँ स्टेब्लिश कर सकती है, ठीक है। इसको हम बैंकिंग रिफॉर्म में पढ़ाएंगे आपको। और लिबरलाइजेशन किया कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि बहुत लिबरल हो गई गवर्नमेंट, सारा जो पावर जो है आरबीआई को दे दिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि डीरेगुलेट मार्केटाइजेशन। डीरेगुलेट मार्केटाइजेशन, जितने भी मार्केट के रेगुलाइजेशन थे, रूल रेगुलेशन थे, चाहे वो मनी मार्केट था चाहे वो कैपिटल मार्केट था, दोनों मार्केट में कुछ नए नए नॉर्म्स को इन्वॉल्व किया। और किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम। यानी कि अब हम देखेंगे कि किस तरह से बैंक में लिबरलाइजेशन आया, किस तरह से बैंकों में प्राइवेटाइजेशन आया, किस तरह से बैंकों में ग्लोबलाइजेशन आया। तो चाहे बैंकिंग सेक्टर देखेंगे चाहे कैपिटल सेक्टर देखेंगे, दोनों सेक्टर में हम इन वर्डों को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था। अब मेन पॉइंट समझ लीजिए क्लास। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ये देखो पेज नंबर आपका क्या हुआ, 1991 के रिफॉर्म को एक काम करते हैं, सिस्टमेटिक या सिस्टमिक रिफॉर्म पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो देखो मैंने क्या किया क्लास कि जब 1991 में गवर्नमेंट को ये सब करना पड़ा तो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म लाई। तो 1991 में क्या रिफॉर्म किए गए, हालांकि आपके बुक्स में रीडिंग में बहुत सारे सब पॉइंट दिए गए हैं, बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, तो मैं इसमें से मेन पॉइंट को सिलेक्ट करके आपके लिए बताया हूं। पहला है क्लास डीरेगुलेट किया गया
इंटरेस्ट रेट को। मतलब पहले इंटरेस्ट रेट बड़ा फिक्स होता था या बड़ा हाई होता था, तो क्या किया गया कि जितने भी सिक्योरिटीज मार्केट है, सिक्योरिटी समझते हैं, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे वो कमर्शियल पेपर हो, चाहे सीडी हो, चाहे गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल हो, जितनी भी सिक्योरिटीज थी उस पर इंटरेस्ट रेट को क्या किया गया, डीरेगुलेट किया गया, फिर से जो है नए सिरे से सोच करके चेंजेस किए गए, यानी कि इंटरेस्ट रेट को चेंज किया गया, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम थी इंटरेस्ट रेट की, चेंज किया गया। दूसरा होता है रिड्यूस द सीआर और एसएलआर, क्योंकि हमारा सीआरआर एसएलआर बहुत हाई था, हमें उसको कम करने था। क्यों? क्योंकि हमारी सीआरआर एसएलआर कम करोगे तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेंगे, प्रोडक्ट और फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बेटर होगा। इसीलिए इस नीड को फुलफिल करने के लिए, ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने सीआरआर और एसएलआर कम कर दिया। आप बुक में देख लेना कितना कम कर दिया गया, 40% पहले होता था, अभी 24% चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये सबको कम कर दिया गया। अगला था क्लास कैपिटल एडुकेशन नॉर्म्स। कैपिटल एडुकेशन नॉर्म का होता है कि हर बैंक को एक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसे फिक्स अमाउंट अपने पास रखना पड़ता था। तो यानी कि सीआरआर एसएलआर के अलावा कुछ उसका एक अलग से रेशो बनाया गया कि जितना कारोबार है उसका 13% आप अपने पास कैश रखेंगे। तो इसे बेसेल्स बोलते हैं, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3। बेसेल शहर में 1991 से पहले बेसेल शहर में एक ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन हुआ, वहां पर सारी इकोनॉमी को, वर्ल्ड की कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस ना आने पाए, सब बैंकों को कुछ मानक, कुछ नॉर्म्स डिसाइड किया गया बेसेल शहर में, तो इसीलिए उसको बेसेल्स कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि कैपिटल एजुकेशन नॉर्म्स, ठीक है, कैपिटल एजुकेशन नॉर्म का मतलब होता है कि हर बैंकों को एक नॉर्म्स बनाया गया कि कोई बैंक डूबने ना पाए, या बैंक अगर क्राइसिस में जा रहा तो उसको कैसे फिर से रिकवरी के लिए कुछ नॉर्म्स बनाए गए। ठीक है, फिर क्या बनाया गया क्लास, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, एक बोर्ड बनाया गया फाइनेंशियल सुपरविजन के लिए, और उस बोर्ड का डायरेक्टर को, मतलब मेन जो अथॉरिटी होती है वो आरबीआई हो गया। ठीक है, तो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, जितने शेड्यूल्स बैंक हैं, जितने नॉन शेड्यूल बैंक हैं, जितने भी प्राइमरी डीलर्स हैं, जितना भी वर्क है, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, उन सबका रेगुलेट करने का काम जो है आरबीआई को दिया गया। दूसरा क्लास प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया, क्योंकि पहले प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं था, तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में बिजनेस कर सकता है, बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहले नहीं थे। म्यूचुअल फंड की बात करें, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे आ गए, फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनियां भी आ गई, प्राइमरी डीलर्स नए नए बन गए। ठीक है, अदरवाइज मुथूट फाइनेंस ना होता। रिपीट थर्ड पॉइंट में बताया जाए कैपिटल एजुकेशन नॉर्म्स। कैपिटल का मतलब होता है कि हर बैंक को एक नॉर्म बनाया गया, इसको हम अभी आगे बेसेल्स में पढ़ाऊंगा आपको। कैपिटल एजुकेशन नॉर्म में क्या होता था कि एक ऐसा रूल्स बनाया गया कि हर बैंक को उतना रखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मॉर्गेज, लिवरेज रेशो, कैपिटल रेशो, अलग अलग तरीके से अलग अलग कैपिटल रखनी पड़ती है। जैसे आपको बताए थे कि सीआरआर है, जैसे तो सीआरआर वो आरबीआई के पास रखना पड़ता था पूरी अमाउंट का 13%। एसएलआर बैंक को अपने पास रखता है 13%। इसके अलावा कुछ और भी नॉर्म के अकॉर्डिंग कुछ और मनी उसको रखना पड़ता है, उसे ही बोलते हैं हम कैपिटल एजुकेशन नॉर्म्स। मतलब बैंक कभी क्राइसिस में आए तो उससे वो अपना जो है रिकवरी कर ले, तो हर बैंक को डूबने ना पाए, इसलिए नॉर्म्स बनाया गया था। बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन मतलब है कि एक सुपरविजिंग अथॉरिटी बनाई गई आरबीआई को। ठीक है, यानी कि आरबीआई को होलसेल पावर दे दी गई 1991 के बाद में। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का काम क्या है, स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करना, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करना, क्योंकि कैपिटल मार्केट कंट्रोल बाय सेबी। तो सेबी के नेक्स्ट पॉइंट क्लास देखिए, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स। अब मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का मतलब है कि मार्केट में स्टेबिलिटी आए, किसमें,
कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे, और स्टेबिलिटी बनी रहे इसके लिए एक जो है SMSS स्कीम लाई 1991 में, और उसके अंतर्गत जैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी सुना होगा आपने। इसमें क्या होता था कि हर बैंक की अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जैसे लॉन्च किए गए इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट डेवलपमेंट किया, गवर्नमेंट की फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती थी क्लास, तो ट्रेजरी बिल लॉन्च करता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने 1991 के बाद गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी लॉन्च किया। गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी जिसे हम कैपिटल मार्केट में पढ़ाए थे आपको, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में। तो ये गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म के लिए होती है और ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो इसको और ज़्यादा बूस्ट किया गया क्योंकि इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को भी पड़ती है। तो उस तरह से एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म किया गया। अगला है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डेवलपमेंट करने के लिए उसमें भी बहुत सारे नॉर्म्स को चेंज कर दिया गया। कोई फॉरेन इंस्टीट्यूट, फॉरेन पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूट या FDI वगैरह ओपन किया गया है। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में FDI 74% तक ओपन कर दिया गया। तो कुल मिला के मेरा यहाँ पर कंसर्न था क्लास कि जो सिस्टमैटिक रिफॉर्म है उसमें मेन यही था कि एक प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। ग्लोबल का मतलब होता है कि पूरा वर्ल्ड की हर इकोनॉमी से इंटरलिंक कर दिया गया, मतलब कोई बैरियर नहीं रह गया। लिबरल का मतलब होता है कि लिबरलाइजेशन दे दी गई कि बैंक अपने बिहाफ पे या RBI अपने अकॉर्डिंग काम करे। तो यानी कि हमारा ये सेंस यहाँ पर है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है वो जरूरत क्यों पड़ी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था और ये क्यों आया, सिचुएशन क्या थी और किस स्टेप के अकॉर्डिंग काम किया है, और ये सारे पॉइंट थे कि सिस्टमेटिक किस तरह से पॉलिसी रिफॉर्म लाया गया। लेकिन अभी क्लास मेरा पॉइंट खत्म नहीं हुआ है इस बात को लेकर के। हम आगे अभी आपको दो चीजें पढ़ाएंगे कि प्राइमरी सेक्टर रिफॉर्म और सेकेंडरी सेक्टर रिफॉर्म, और फिर पढ़ाएंगे आपको बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। यहाँ तो हमने शॉर्टकट में बता दिया कि बैंक में ये सब किए गए, लेकिन डेप्थ में पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। सो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।